तो चलिए दोस्तों, आज के ये हमारे जूम सेशन में मैं आपके डाउट्स को एंटरटेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका अभी जो रेगुलर सेशन चल रहा है, इस रेगुलर सेशन में पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। सबका खत्म हो गया इंट्रोडक्शन। यस सर। ठीक है। दूसरा यस टॉपिक सर। आपका यस खत्म हो सर। गया सप्लाई। मतलब यस लेवी सर। एंड सप्लाई। ओके, यहाँ पे लेवी एंड सप्लाई। ठीक है। अब इसकी पढ़ाई आगे कैसी करना चाहिए मैं आगे। और तीसरा टॉपिक आपका अभी स्टार्ट हो रहा होगा एंड दैट इज आरसीएम। सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं इंट्रोडक्शन टॉपिक एग्जाम के हिसाब से कितना मैं इंपॉर्टेंट तेरे है। को कहता हूँ मेरी और ना वो हम चल रही है। तो तीसरा टॉपिक जो है हमारा आरसीएम। सबसे पहले पहले वाले टॉपिक की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये टॉपिक जो है जीएसटी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी बार लोगों का जीएसटी हो जाता है पर बेसिक ही नहीं समझ में आता है। मैंने फाइनल लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस देखे कि सर आईटीसी क्यों लिया जाता है, कि क्या रीजन है। जब मैं फाइनल में ऐसे क्वेश्चन सुनता हूँ तो मैं बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ कि इंटर में क्या पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक आपको पूरा बैकग्राउंड देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की आपको गाइडेंस देता है, साथ साथ में आईटीसी का कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छे से आपको बताता है। इंट्रोडक्शन ये टॉपिक में नो डाउट आप अगर क्वेश्चनियर देखते हो तो क्वेश्चनियर में ओके थेरी क्वेश्चंस आप देखते हो, और थेरी क्वेश्चंस देखने के बाद डर जाते हो कि ऐसे थेरी क्वेश्चन जो है हम देख तो रहे हैं, सर पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हमें खुद लिखते हुए समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चनियर्स के थेरी क्वेश्चन। तो मैं आपको एक काम करता हूँ कि थेरी क्वेश्चन आप अभी उस पर ज्यादा एम्फोसाइज मत करो, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर बताऊंगा और वो क्वेश्चन पेपर में अभी ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए वो थेरी क्वेश्चन तेरी क्वेश्चन। इनिशियल। ओके, इनिशियल जब जीएसटी आया था तब तक के तब ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इंट्रोडक्शन ये टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आया तो 3 to 5 मार्क्स का आता है। पर अभी 5 मार्क्स का भी छोड़ दो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसलिए जो थ्योरी क्वेश्चंस वहां पे है, जैसे आर्टिकल 246 से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या करना, इसमें जो लास्ट के 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देखना। इसमें बताओ कितने स्टूडेंट ने जो लास्ट का आई थिंक आईटीसी वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, कितने स्टूडेंट है जिसने यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व सॉल्व करके देखे, टेबल बना के देखे। अच्छा चलो बताओ कि क्वेश्चन है वो लास्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आईटीसी का टेबल है, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, मैंने आपको डीपीक्यू दिया था, तो आपने वो सॉल्व किया है क्या? यस सर। यस सर। सॉल्व करके देखा है? अब यस अगर सर। जो यस बच्चे ने सर। सॉल्व करके देखा है उसके यस फॉर्मेट सर। में, अब डाउट लूंगा सिर्फ अभी मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसके आंसर दो। तो जो बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चन जब चैप्टर चल रहा था जब सॉल्व करके देखा, आखिरी वाला आई थिंक मेरे पास अगर क्वेश्चन होगा, है सीएमए इंटर का क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक में आप भी ओपन करके रखो अगर ओपन कर सकते हो तो पहले टॉपिक में आप जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, इसके फॉर्मेट पे अब इसके बाद में, ठीक है, तो ऐसे केस में ये क्वेश्चन नंबर 22 के फॉर्मेट पे बार बार थोड़ा रिवाइज करो। ओके, सॉल्व कर लिया आपने, एक बार तुम्हारे बेसिक मेमोरी में चीज आ गई, कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए, उसके बाद में नो डाउट चीजें आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे पुरानी चीजें समझ तो गई है, एक इंसाइट तो आपको मिल गया, उतना स्किल आपका आपके अंडरस्टैंडिंग को भी एज आ गया। लेकिन अब आपका मेन रोल बनता है कि जो चीज अभी पड़ी हुई है उस चीज को मेमोरी के बाहर मत जाने दो, क्योंकि मेमोरी के कनेक्शन टूट गए तो वो सिचुएशन में वापस बिल्ड करना टाइम लग जाता है। कॉन्सेप्ट से हो जाता है, डेप्थ में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो जाता है पर टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो टेबल बनाया हुआ है, तो अब इसके बाद सॉल्व मत करो, लेकिन वो टेबल को देखो कि किस तरह से स्क्रिबल करो। ओके, अब जितने क्वेश्चंस मैंने डीपीक्यू दिए इसके बाद स्क्रिबल करोगे तो मैं सच में कहता हूं आपका यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग और बढ़ते जाएगा और कॉन्फिडेंस आपको आते जाएगा। धीरे धीरे एक स्टेज आएगी, अभी नहीं आएगी, पर धीरे धीरे एक स्टेज आएगी कि आप खुद सेल्फ होके डीपीक्यू सॉल्व करोगे। और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे लगभग जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपसे करवा रहा हूँ, डीपीक्यू दे रहा हूँ, ऐसे मुझे ओके 40 to 50 क्वेश्चन का टाइम देना, तब तक सेल्फ नहीं आएगा, ये दिमाग में फिट कर लो। हाँ, आता होगा, 1 2 लाइन आता होगा, कॉन्सेप्ट आते होंगे तो इट्स ओके। ओके, लेकिन 30 40 क्वेश्चंस होने के बाद अब आप अलाइन होगे, धीरे धीरे आपकी मेमोरी आपको बताएगी कि अच्छा ओके इसको ऐसा लिखा जाता है, और फिर धीरे धीरे खुद होके ही आप उसकी डिजाइन करोगे। इसलिए अभी जितने भी क्वेश्चन की डीपीक्यू आपने सॉल्व किए वो क्विक रिवीजन में ले लेना। ओके, क्विक, हाँ इसमें ऐसा था, स्क्रिबल कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 22 आपने ओपन करके रखा था, तो भाई मुझे ओके कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी एक टेबल उसमें, ओके पर्टिकुलर्स आईजीएसटी पहले लिखूंगा, सीजीएसटी एसजीएसटी पहले लिखूंगा। ओके, तो उसके बाद में यहाँ पे नेट आईटीसी,
ओके, तो पहले तो आईटीसी आईटीसी का भी टेबल बना होगा। आईटीसी में ओपनिंग बैलेंस भी रह सकता है, ये भी ऐसा बस ऐसा ही स्क्रिबल करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने मेमोरी को स्ट्रोक मारो उतना कि हाँ ये ऐसा पहला आईजीएसटी। यूटिलाइजेशन में पहला मैं आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी लूंगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ओके, जो है पहले आईजीएसटी में, फिर एनी प्रोपोर्शन, फिर ये ऐसी स्क्रिबल मारो। ओके, बस अपने आप को समझाओ, खुद के टीचर। अब मेरा काम हो गया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दी है। अब इसके आगे खुद के टीचर खुद बनो, जिसकी फीस आपको मिलने वाली नहीं है। पर फीस वही मिलने वाली है जो एग्जाम में आप पास हो जाओगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर लोगे, और वही आपका बेस्ट यहाँ पे आपकी ग्रोथ है। इसके आगे जितना स्क्रिबल करोगे चीजें पढ़ी हुई, उतना आपको हेल्प होगा। स्क्रिबल करते वक्त रेगुलर मैथ से ज्यादा क्वेश्चन पे, मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पे एम्फोसाइज करोगे, क्वेश्चन के इसके स्क्रिबल करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए रेगुलर मैथ और इवन मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। ओके, अब वो ये जो है, क्योंकि कैसा होता है, आप जस्ट फाउंडेशन से आए हो, आपको बिजनेस नॉलेज नहीं है, तो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन लेता हूँ, जो P1 P2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं मटेरियल में देता हूँ। पर सच कहो तो वो भी क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करना है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए थे। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपके क्वेश्चनर्स पे करना है, और क्वेश्चनर में आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्रिबल करना है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि सर समझ में आ रहा है, लेकिन ओके, जब क्वेश्चनर के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाते हैं तो सेल्फ होके नहीं आ रहा है। ओके, जीएसटी में ये आएगा 30-40 क्वेश्चन होने के बाद आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, आप जैसे ही सेशन स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले, सेशन खत्म होने के बाद 10 मिनट जो है, आप जो आपने क्वेश्चन बैंक में, हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिर्फ उसको स्क्रिबल करो, उससे ज्यादा नहीं। तो चार्ट सामने रखो, जो हम चार्ट बना रहे हैं, और उसको स्क्रिबल करो। देखो धीरे धीरे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ये इंट्रोडक्शन सेम मैं कहूंगा लेवी एंड सप्लाई। सप्लाई टॉपिक जब स्टार्ट हुआ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा हो, ये चल क्या रहा है यार, समझ में तो आ रहा है, पर चीजें इनकम टैक्स में कैसा था, ऐसा सेक्शन पॉइंट 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 ओवर, दूसरा सेक्शन पॉइंट 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 ओवर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पॉइंट 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 ओवर। ओके, कितना अच्छा था इनकम टैक्स, ये जीएसटी ना, ये इधर शेड्यूल 1 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है, तो विदाउट कंसिडरेशन। तो ये अलग अलग चीजें जो होती है। अब देखो, ये चीज अगर आपको चार्ट बनाते वक्त समझ गई होगी तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये चीज पे, ओके, पॉइंट वाइज मैनर में तो ठीक है। ओके, लेकिन ये चीज पे आप चार्ट पे जितना फ्रीक्वेंट रिवीजन, बस फ्लो देख लेने का। हाँ, ये विद कंसिडरेशन, ये विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन वाले चार सप्लाई, 7(1)(a), 7(1)(b, उसके बाद में शेड्यूल 3 वाला सप्लाई, ये सिर्फ यहाँ पे और लुक करने का, और फटाक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ओके, हमारे क्वेश्चन है कि वो देखना। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अगर आप इंडेक्स देखते हो, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चंस, और कोई अगर आईसीआई मटेरियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किया होगा या आपने मार्क किया होगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली ओके, आपका जितना अब स्क्रिबल होगा, उतनी चीजें आपको याद रहने लगेगी। ओके, चलिए, तो ये था लेवी और सप्लाई सा। तो अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हो सकता है कि सप्लाई अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, तो बेटा मुझे सिर्फ टाइम देना। ओके, ये सप्लाई आप सिर्फ चार्ट से, मैं आपको कह देता हूँ, चार्ट के फ्लो में 2-3 बार पढ़ो, और क्वेश्चन की स्क्रिबल चालू करो। पहले एक बार आप 2-3 टॉपिक आपके जीएसटी के हो गए, उसके बाद में आप खुद ये समझो कि सर ने क्या डेप्थ पकड़ी। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लगा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई साहब, जो मैंने अभी डेप्थ पकड़ी है ना, अगर जो आपको रूट लेवल तक गया, थोड़ा स्लो, आपने स्पीड में भी देखा होगा, उसके बिना आप ओके, कहाँ आजकल का जमाना है। ओके, तो जहां तक है, तुमने देखा होगा, लेकिन अब इसके बाद के जो टॉपिक आगे बढ़ेंगे, तो वो टॉपिक आगे बढ़ते वक्त आपको बेसिक में डाउट ही नहीं रहेंगे, और आपको अब कॉन्सेप्ट में लिफ्ट करूंगा, और ये कॉन्सेप्ट जो लिफ्ट हो गए, आपको अब समझ में आएगा कि हमने बेसिक में जो टाइम दिया, लेवी में जो टाइम दिया, ओके, ये आगे कितने काम का है। ठीक है, तो चलो, अब आप जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हो, वो आरसीएम स्टार्ट करने वाले हो। तो मैं ये बता दूं बेटा कि आरसीएम ये जो टॉपिक है, ओके, यहाँ पे, तो आरसीएम मैं जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है, पर इमीडिएट 2-3 दिन बाद भूल जाओगे, टॉपिक का नेचर ही ऐसा है। और वो चैप्टर मैं इसलिए पहले ले रहा हूँ क्योंकि वो सेक्शन 9 का पार्ट है, लेवी का पार्ट है, 9394। ठीक है, इसलिए मुझे पहले लेना पड़ रहा है। तो और आरसीएम के रेफरेंसेस आगे सब चैप्टर में, इसलिए वो लेना पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये स्टेज आरसीएम, जो हम मैं स्टेज पे आरसीएम चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वो स्टेज पे आरसीएम पढ़ना चाहिए क्या, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे
जनरली अदर फैकल्टीज आरसीएम को बाद में लेती है। ओके, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा टफ जाता है बच्चों को, तो वो बाद में ले लेती है आरसीएम, पहले सिंपल सिंपल टॉपिक कर लेती है। लेकिन मैंने जो आरसीएम लिया हुआ है वो पहले इसलिए लिया है क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में आरसीएम के रेफरेंसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आरसीएम अभी आपको अच्छे से समझा, ओके, आज वो पूरा डायग्राम हुआ क्या, मिस्टर ए मिस्टर बी वाला पूरा प्रोसीजर आरसीएम का कैसा रहता है? यस सर। यस हाँ, सर। हाँ है। आज का यस सेशन सर। में सर पूरा बाकी था। तो यस सर। वो फाइनल के स्टूडेंट भी समझने में दिक्कत जाते हैं, लेकिन ओके, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इतना आपका स्ट्रांग बनते जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं हर चैप्टर में उसका रेफरेंस लेने वाला हूँ कि देखो हमने ऐसा देखा था, फिर आप समझोगे अच्छा वो ऐसा था, ओके, और ऐसे कनेक्शन थे वैसा। तो ये आरसीएम वाला टॉपिक मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसा अभी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ चलने दो, 50 to 60% भी कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ऐसा समझना कि मुझे समझ रहा है, ओके, मैं बहुत सही सही लाइन पे हूँ। 100% अगर किसी को समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, पर मैं तो उतनी रिक्वायरमेंट रख ही नहीं रहा हूँ। 50 to 60% भी आपको समझा तो समझ जाना कि अपन सही लाइन पे है। ओके, और जो 100% समझ में आ रहा है जिसको, उसने समझना कि क्या मेरी लाइन बिगड़ गई क्या। ओके, क्योंकि जहां तक देखा जाए तो यहाँ आरसीएम चैप्टर में थोड़ा ओके पैरामीटर्स बनते हैं। पर अभी मैं आपको ये बताता हूँ, आरसीएम में जब पढ़ाऊंगा, ओके, तो जिस तरह से कि भाई सप्लायर ये, रिसिपिएंट ये, और सर्विस ये, ऐसा 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 होगा तो आरसीएम, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज या एग्जाम्शन। अब देखो आगे एग्जाम्शन चैप्टर आने वाला है, वहां आरसीएम से रिलेटेड एग्जाम्शन आने वाला है। आगे ओके आईटीसी चैप्टर आने वाला है, बहुत जगह आरसीएम का रेफरेंस आने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में ये टॉपिक को होने दो। ये टॉपिक को होने के बाद आरसीएम का खुद का समरी टेबल, मैंने तो चार्ट दिया ही है, पर खुद का समरी टेबल बनाओ, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और एक फ्रिक्वेंट रिवीजन, तो ये दो टॉपिक, सप्लाई तो इजी हो जाएगा धीरे धीरे आपके लिए, आरसीएम फ्रिक्वेंट रिवीजन में लेते जाना, और आरसीएम फ्रिक्वेंट रिवीजन में ये टॉपिक को इजी कर दो। ओके, सबसे पहले लेने का बस ऑब्जेक्ट यही है कि आगे आने वाले जितने भी कनेक्शन है आरसीएम के, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। ओके, और धीरे धीरे जितना आरसीएम तुम यहाँ पे रिवीजन में लोगे, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट रिवीजन में लो, क्लास के पहले क्लास के बाद चार्ट को देखो, फटाफट देखो। ओके, फ्रीक्वेंट में, और ज्यादा पैरामीटर मत सोचो कि ऐसा होगा तो क्या, वैसा होगा तो क्या। जो स्टूडेंट ज्यादा पैरामीटर में गया वो कंफ्यूज हुआ। अभी सिर्फ आरसीएम जैसा मैं पढ़ूंगा, ऐसा 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 तो आरसीएम, बस यही फ्लो में पढ़ो, ज्यादा पैरामीटर मत बनाना, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। ये समझ में आया आरसीएम से रिलेटेड? अब आपके डाउट पूछो, मैंने गाइडलाइन तो दे दी आपको चैप्टर की, अब आपके डाउट पूछो। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। कौन बात कर रहा है? अनंत, हाँ बोलो यस बेटा। सर। सर मुझे एक ऐसा डाउट था, एक ट्रांजैक्शन है उसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। अ, तो जो सर इसमें सेलर है वो मान लीजिए मध्य प्रदेश का है, जो बायर है वो महाराष्ट्र का है, और जो गुड्स का सप्लाई हो रहा है वो भी महाराष्ट्र में ही हो रहा है, बट वो एक थर्ड पार्टी को हो रहा है। हम्म। और इनवॉइस बी के नाम पे जा रहा है। एस जो है वो सेलर जो है वो महाराष्ट्र के बायर को इनवॉइस दे रहा है, और जो महाराष्ट्र का व्यक्ति है वो मध्य प्रदेश वाले जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी होने वाली है नहीं उसको नहीं वो अनंत, दे रहा है एमपी इनवॉइस। वाला इनवॉइस किसके नाम का दे रहा है? वो सर महाराष्ट्र वाले के नाम पे दे रहा है। कौन? महाराष्ट्र बी के नाम पे, हाँ। यस सर। ठीक है। और फिर जो महाराष्ट्र वाला है वो बिल बना के देगा जो जहाँ पे डिलीवरी है उस पार्टी के नाम पे। अच्छा, यानी बिल टू शिफ्ट मॉडल है, कोई यस प्रैक्टिकल सर। स्टडी है क्या? यस सर, प्रैक्टिकली है। हाँ, मैं वही बोला। ये मतलब ये सी है, ये इसको इनवॉइस बना रहा है और शिफ्ट टू इसको हो रहा है, ऐसा ही बोल रहे हैं ना? यस सर, और जो डिलीवरी होगी वो सेम स्टेट में है। सेम मतलब एमपी या मतलब महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से बिल बनेगा एमपी का ही। हाँ। टू सर फिर एमपी में सवाल क्या आएगा। है? तो सर इसमें इंट्रा आएगा कि इंटर आएगा? नहीं, अभी देख तेरे को बता देता हूँ, पर कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छे से, आगे एक टॉपिक है आईजीएसटी एक्ट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, उसमें ये सिचुएशन पे मैंने आधी घंटा डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं बिल टू शिफ्ट मॉडल। तो यहाँ दो इन्वॉइसेस है, एक बिटवीन एस टू बी और दूसरा बी टू सी। तो एस टू बी जो है यहाँ पे, इसका यस सर। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है बी का एड्रेस लिया जाता है। तो अगर एस एमपी में है और बी महाराष्ट्र में है तो पहले इनवॉइस का प्लेस ऑफ, ये इंटरस्टेट माना जाएगा। इंटरस्टेट माना जाएगा, ये आगे सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में आएगा। और दूसरा जो है, ओके, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, ये इंट्रा माना जाएगा। बाकी सर मेरा डिटेल्स। वो था, जो सी है वो एमपी में ही है। सी कौन है? सी एमपी में ही है, हाँ, मध्य सी में प्रदेश में ही एमपी है। में हुआ तो भी वो एज पर सेक्शन 10(1)(b)
ऑफ IGST एक्ट, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जहां डिलीवरी होगी वो नहीं। ओके, ये MP भी होगा तो जहां डिलीवरी होगी वो नहीं। इसका प्लेस ऑफ यस सर। सप्लाई जिसके डायरेक्शन पे डिलीवरी दी गई, यानी बी के डायरेक्शन पे डिलीवरी दी गई, वो माना जाएगा। बाकी डिटेल डिस्कशन प्लेस ऑफ सप्लाई में आएगा। ओके चलिए। सर, थैंक यू सर। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर नमस्ते। नमस्ते तो बेटा। मेरा एक डाउट था कि जो हमारा GSTIN नंबर होता है वो स्टेट के लिए होता है या फिर बिजनेस के लिए होता है? GS3, हाँ जी सर। GS3 नंबर। हाँ हाँ। ठीक है, पहली बात तो क्या है इसको समझ ले। ये प्लेस ऑफ बिजनेस का, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो ये प्लेस ऑफ बिजनेस का होता है। ठीक है, तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस का GS3 ले सर, तो मतलब GS3 इसका एड्रेस वगैरह जाता है। और दूसरी बात, अगर तुम्हारी दो प्लेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट में, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो गवर्नमेंट, अब थोड़ा समझ ले, गवर्नमेंट क्या कहती है, आप दोनों का मिला के एक ही GS3 ले सकते हो, या आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो। ओके, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि GS3 बिजनेस वाइज, बट एट योर ऑप्शन, तुम एक स्टेट में जितने बिजनेसेस है एक ही रजिस्ट्रेशन में ले सकते हो, या आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो ये बिजनेस वाइज होता है, बट गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि एक स्टेट में आपने कंबाइन करके एक भी लिया तो भी चलेगा। सर पर जैसे मेरा एक बिजनेस महाराष्ट्र में पहले से ही है, अब मैंने एक और बिजनेस सेटअप किया महाराष्ट्र में ही, तो फिर वो वो ऑटोमेटिकली सिंगल रजिस्टर्ड? रजिस्ट्रेशन में अपडेट कर दो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। अच्छा, जैसे सर आज आपने वो RCM में वो एक टॉपिक उठाया था, उसमें एडवोकेट था, है ना? उसमें उसके बहुत सारे बिजनेस और थे, तो फिर एडवोकेट को भी रजिस्टर्ड ही माना था ना उसमें भी? हाँ। तो फिर सर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड मान लेते हैं क्या बाकी सारे बिजनेसेस को भी? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं मानते, प्रोवाइडेड दैट उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख, 20 lakhs, तो फिर उसको बाकी बिजनेसेस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नहीं सर, जैसे मेरा जो महाराष्ट्र का बिजनेस है उसमें एग्रीगेट टर्नओवर मेरा 20 लाख से ऊपर चला गया था, एंड जो मैंने सेकंड बिजनेस सेटअप किया है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली मैं रजिस्टर्ड मानूंगा अगर उसमें टर्नओवर मेरा 20 लाख से ऊपर चला गया? हाँ, वो सेम बिजनेस में आ जाएगा। सर पर जैसे आज आपने एग्जांपल लिया वो एडवोकेट वाले में एग्जांपल लिया था कि अगर एडवोकेट रजिस्टर्ड है तो अपना इनवॉइस देगा। सर पर एडवोकेट थोड़ी रजिस्टर्ड होगा ना? निकुंज, वैसा है, थोड़ा समझ ले। एडवोकेट जो सर्विस दे रहा है, ये एडवोकेट सर्विस की लीगल सर्विस ही रिवर चार्ज में है। एडवोकेट की लीगल सर्विस रिवर चार्ज में है। अगर बिजनेस एंटिटी को दिया तो समझ लो एडवोकेट दो तीन और सर्विसेज दे रहा है। एडवोकेट वास्तु की सर्विस दे रहा है, एडवोकेट रेंटिंग की सर्विस दे रहा है, एडवोकेट एक ही बिजनेस प्लेस से या अदर बिजनेस प्लेस से बाकी अदर कोई सर्विसेज दे रहा है, एडवोकेट पैसा उसके पास कंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व है। ओके, वॉट एवर, तो एडवोकेट की सर्विस रिवर्स चार्ज में नहीं है। एडवोकेट प्लस लीगल सर्विस दोनों होगी तो ओनली ये वाला पार्ट रिवर्स चार्ज में है। ओके, बाकी वाला पार्ट पे तो फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा और उसका टैक्स एडवोकेट ही देगा। ठीक है, तो अब ये जो है वो एडवोकेट पर है कि भाई वो एडवोकेट, इसका अब ये जो है सेम सेम बिजनेस प्लेस से दे रहा है, तो अगर इसका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे और वो एग्रीगेट टर्नओवर 20 lakhs क्रॉस हो जाता है, या जो भी थ्रेशोल्ड है क्रॉस हो जाता है, तो वो केस में उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इस पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा, और लीगल सर्विस पे रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी देगी, वो केस में एडवोकेट नहीं देगा। सर पर इनवॉइस तो फिर एडवोकेट ही इशू करेगा ना रिवर्स चार्ज में, बिजनेस हाँ हाँ, बिजनेस एंटिटी इनवॉइस वो को? इशू करेगा पर वो नीचे टिक कर देगा रिवर्स चार्ज। सर पर वो एडवोकेट, ये जो आपने आपने बताया वास्तु रेंटल्स वगैरह और कंस्ट्रक्शन वगैरह आपने बताया, हम्म। सर ये तो वो अलग अलग बिजनेसेस हो गए ना एडवोकेट के? हाँ, पर अलग है, रजिस्ट्रेशन बिजनेस के नेचर वाइज नहीं होता है रजिस्ट्रेशन। तुम्हारे पास ऑप्शन है निकुंज, अगर तुम एक ही प्लेस से दे रहे हो तो सारा, अब देख, वी स्मार्ट के ऑफिस से बुक सेल होती है, वी स्मार्ट के ऑफिस से टेस्ट सीरीज होती है, वी स्मार्ट के ऑफिस से ट्रेनिंग सर्विस होती है, वी स्मार्ट के ऑफिस से मैं वहां पे कंसल्टेंसी भी देता हूँ। तो अगर ऑफिस एक है तो मुझे सारा कंपलसरी कंसोलिडेट करना पड़ता है क्योंकि पैन एक ही है। हाँ, अगर ऑफिस बदल गया उसका, अगर यहाँ पे ऑफिस बदल गया तो वो सिचुएशन में भाई वी स्मार्ट का अलग ऑफिस है और मेरा कंसल्टेंसी का अलग ऑफिस है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई विशाल भट्टड़ क्या करना है, दोनों को एक ही रजिस्ट्रेशन में डालना है क्या, तू डिसाइड कर। एक ही इसमें डालना है तो चलो ठीक है, तुझे एक इसमें नहीं डालना है क्योंकि प्रीमाइस बदल गया, एड्रेस बदल गया, तो वो केस में तू अलग से करेगा तो फिर DDP में आ जाएगा,
और डीडीपी में आ जाएगा तो फिर वो खतरनाक प्रोविजन लग जाएगी सप्लाई वगैरह वाली। ओके, तू सिंगल में डालेगा तो डीडीपी में नहीं आएगा, तू अगर अलग करेगा तो डीडीपी में आ जाएगा। ये समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ। तो पर एडवोकेट जो है हमारे वो रजिस्टर्ड होंगे? रजिस्टर्ड? एडवोकेट एडवोकेट को तो कायदे से टैक्स वो जीएसटी सबमिट ही नहीं करना है, मतलब वो तो रेसिपिएंट अरे को वो तो सबमिट करना है फॉर द अदर लीगल सर्विसेज सर्विसेज। होगी तो निकुल रजिस्टर करना पड़ेगा ना, अगर टोटल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होगा तो। अच्छा ओके सर, मतलब जो आप क्लास में एग्जांपल दे रहे थे जिसमें वो एडवोकेट जो था वो हमारा रजिस्टर्ड था एंड टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा हाँ, था तो हमें मैंने क्या विदाउट बोला कि चार्ज। अगर वो रजिस्टर्ड होगा बिकॉज उसकी अदर सर्विसेज है, और अदर सर्विसेज में उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। ओके कम से सर कम ओके। एक बात बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जान, इस बात आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए। ओके सर ओके। ठीक है, और एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. Good evening, sir. I have a question. क्या नाम है बेटा? प्रशंसा सर, प्रशंसा अग्रवाल। अच्छा, प्रशंसा। हाँ, जी। बोलो बेटा। सर, जैसे अभी बिल टू शिप टू मॉडल की आप क्वेरी क्लियर कर रहे थे, उसमें अगर जो हमारा रिसिपिएंट है और डिलीवरी डीम्ड रिसिपिएंट है और जहाँ सप्लाई हमारी हो रही है, उस हम्म, केस में होता है कि आप क्रेडिट किस कौन लेना चाहता है, यानी कि डिलीवरी जहाँ हुई है वो लेना चाहता इसके ऊपर है। एक क्लैरिफिकेशन है बेटा, रुक जाओ, वो मैं लूंगा हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई के टॉपिक में। हाँ बिल जी। टू शिप टू सब वहां जाएगा, डोंट वरी। ओके, मतलब क्योंकि जैसे कि अगर मैं बिल समझ टू गया शिप। आपका क्वेश्चन, अमेजोन से ऑर्डर दिया, बाहर अलग है, डिलीवरी किसी और अलग को होगी। जी। ओके, तो वो बिल टू शिप टू में वो आ जाएगा ठीक है। सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। ओके सर, मतलब और क्रेडिट कोई भी ले सकता है, उसका डिपेंड्स कि कौन लेना चाहता है। जनरली क्रेडिट वही लेता है जिसके नाम का तो इनवॉइस बिल होता है, होता पर उसमें कुछ रूल्स, जब तक तुम रूल नहीं पढ़ोगे वो तुमको नहीं क्लियर होगा। है। ओके सर, ठीक, थैंक हम्म, यू सो मच। ठीक है। ओके बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नाम बताओ सबसे पहले, जितने भी सोहम। क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, सो हम पूछो। सर जो कंपोजिशन स्कीम में जो सेक्शन है 2 सबसेक्शन तू 6 वहां तक एंड। पहुंच गया? तो सर उन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो टर्नओवर इन स्टेट एंड टर्न एग्रीगेट टर्नओवर में दोनों की डेफिनेशंस में। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। और किसका क्वेश्चन है? सोहम। सोहम यार, तू ना बहुत बिजनेस कर रहा है, तेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है। और ठीक है। और ओके सर। तो यहाँ पे तेरे को ऋषभ मिला और तूने बोला अरे मेरा तो बिजनेस पूरे इंडिया में घूम रहा है यार। ओके, मैं सब जगह बिजनेस कर रहा हूँ। ओके, तो इन सब की टोटल मतलब एग्रीगेट अंडर द सेम पैन, एक पैन एक ही है सबका, ऑल परमानेंट इंडिया अकाउंट। बेसिस। ठीक है, तो इन सब की टोटल मतलब एग्रीगेट टर्नओवर, और इंडिविजुअल ब्रांच मतलब टर्नओवर इन स्टेट। सर एप्लीकेबल कैसे हुआ क्वेश्चंस में? मतलब उसका सर जैसे उसमें ये जो सारी स्टेट्स का ये ऑल इंडिया बेसिस पे है, हम्म, और जो अलग से जो दिया है टर्नओवर इन स्टेट, बट वो भी तो इसी में इंक्लूडेड है ना 2 6 में। तू सीएल में कहाँ तक पहुंच गया? सेकंड फर्स्ट लेक्चर पे। नहीं ना, सोहम पढ़ना। दोनों में अंडर अंडर सेम पैन वर्ड टर्नओवर इन स्टेट के डेफिनेशन में वर्ड है ही नहीं अंडर सेम पैन, देख। एक ही लाइन का डिफरेंस है, एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल इंडिया पैन बेसिस पे दिया है, देख पढ़, वो पढ़ पढ़, लास्ट लाइन पढ़। देख, सर एग्रीगेट उसमें मतलब टैक्सेबल सप्लाई दिखा, उसके बाद में हाँ एग्जाम सप्लाई दिखा, हाँ। फिर एक्सपोर्ट दिखा, यस सर। इंटरस्टेट दिखा, उसके बाद की लाइन पढ़। Persons having the same permanent account number to be computed all India basis। कॉम्प्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस, ये वर्ड्स टर्नओवर इन स्टेट में नहीं है। वही पूछ रहा हूँ सर, इसी लाइन का। हाँ, तो टर्नओवर इन स्टेट मतलब सिर्फ महाराष्ट्र का, और एग्रीगेट मतलब पूरा सबका। ओके सर। गुड और इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये सार्थक पूछो। सर मेरा एक डाउट था कि पार्टनरशिप फॉर्म में एलएलपी इंक्लूड होता है? हाँ, जीएसटी में एलएलपी को पार्टनरशिप फर्म माना जाता है, ये मैंने फिर वो पर्सन की डेफिनेशन में बताया था। फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं इंक्लूड नहीं, होगा वो क्या? कंपनी लॉ का कंसेप्ट है, जीएसटी का नहीं। जीएसटी में एलएलपी इज द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, थैंक यू। सर। गुड इवनिंग सर। सार्थक पूछो। इशिका। हेलो हाँ, पूछो सार्थक। सर, मैं सार्थक नहीं, आकाश बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो आकाश। सर, मेरा डाउट था कि अगर जैसे रेंट के ऊपर भी तो जीएसटी लगता है, हम्म।
तो फिर वो डिपेंड करता है कि जैसे जो भी मेन आपका एसएससी है क्या, वो अगर उसका वो 20 लाख के ऊपर टर्नओवर होता है क्या, उस पर डिपेंड करता है। अगर नहीं होता है, अगर वो पकड़ के चले वो सिर्फ रेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं है, तब तो फिर उसको जब वो चार्ज करेगा रेंट, उसमें जीएसटी नहीं आएगा। करेक्ट। अच्छा। फिर सर जैसे मेडिसिन एक ड्रग है, तो उसमें तो जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज भी आएगा इंक्लूड। मेडिसिनल ड्रग्स नहीं, टोबैको पे है ना। मेडिसिन तो एक प्रकार का ड्रग्स ही होता है ना, तो जैसे ड्रग्स पे तो सर नहीं नहीं जीएसटी और नहीं, स्टेट ये एक्स। तो वो नारकोटिक्स की डेफिनेशन अलग, ड्रग्स की। अब तूने अगर क्रोसिन ली तो ये कोई थोड़ी बोलेगा कि तूने चरस गांजा खाया। और फिर तो सर जैसे कुछ ये शेड्यूल में आपने, जैसे ये शेड्यूल 3 में पैरा 9 और 10 को बोला था आपने कि अगर बाद में एप्लीकेबल होता है तो हाँ, उसके अभी नीचे अलग आने लेक्चर्स तुम्हारी आएंगे। स्टैट्यूटरी अपडेट आने के बाद उतनी अमेंडमेंट देखनी पड़ेगी, मैं अनाउंस करूंगा ग्रुप में। डिपेंड्स फिर ऑन योर और सर स्टैट्यूटरी अपडेट्स। जैसे ये आपका अगर मैं बिजनेस के लिए अगर मैं जैसे ये सीमेंट या पेंट या ब्रिक ये सब जो परचेज करता हूँ सर, उसका क्या आईटीसी मिलता है? अगर मैं अपना बिजनेस रिलेटेड पकड़ चलिए, मैं अपना वो ऑफिस डेवलप कर रहा हूँ। नहीं, नई ब्लॉक क्रेडिट में आता है, आईटीसी चैप्टर में पढ़ा होगा। पर उसके कुछ एक्सेप्शन है, पर नहीं मिलता है बेसिकली। अच्छा। सर और एक क्वेश्चन ये अभी तू रिलेटेड डाउट पूछेगा है। रीजन क्या, तो ये रीजन आपका आएगा आईटीसी चैप्टर में। नहीं नहीं सर, ये अलग है, क्वेश्चन ईयर से मैं पूछ रहा हूँ। ये आपका 02030600 ऐसा नहीं बता, क्वेश्चन। चैप्टर बता कौन सा है, और तीसरे दो डिजिट बता। तीसरे है 0306। ये आपका है जीरो वैल्यू थ्री ऑफ जीरो सिक्स 06। सप्लाई चैप्टर। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, हाँ। हाँ सर, इसमें जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम्म। ये बताया गया है कि जो मिस्टर सोनू है, उन्होंने अपने नाम पे ये एनग्रेव करवाया है वो जो वाटर प्यूरिफायर है। तो इन दैट केस अगर वो खुद से कराते तो क्या इसके बावजूद भी वो ये आपका एक्ट ऑफ फिलोंथ्रोपी कैसे होते हैं? मतलब अगर कोई टेम्पल या जो जिसपे हाँ, पर उन्होंने उसमें डोनेट कभी किया। कभी क्या होता है बेटा, इंटेंशन क्या है ये देखा जाता है। मतलब लॉ पढ़ते वक्त बहुत सी बार जब क्लैरिफिकेशंस आते हैं, डिसीजंस आते हैं, तो इंटेंशन देखा जाता है। अभी आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश। मैंने अगर वो इस पे तूने मेरे को डोनेशन दिया, मैं स्कूल चला रहा हूँ, एक स्कूल का रूम तेरे नाम पे है, और तूने बोला कि मेरा नाम लिखवा है आकाश। मैंने कहा मैं तू तेरी रिक्वायरमेंट है, पर आकाश लिखने से कोई बिजनेस प्रमोट नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आकाश लिखने से बिजनेस प्रमोट नहीं हो रहा है तो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तेरी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई वो नेम प्लेट आकाश की लगाओ, ओके, या मेरे बच्चे के नाम के लगाओ, या मेरे दादाजी दादाजी के नाम के लगाओ, ओके, या पापा मम्मी के नाम के लगाओ। ठीक है, तेरी रिक्वायरमेंट है, पर उससे ये भी देखो कोई बिजनेस प्रमोट हो रहा है क्या, कोई मार्केटिंग हो रही है क्या बिजनेस की। क्योंकि सप्लाई तभी बोला जाता है व्हेन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस बढ़ाने के लिए या बिजनेस के कोर्स में अगर कोई एक्टिविटी होती है, तो तूने मेरे को डोनेशन दिया, पैसा दिया, मैं तेरा नाम लिख रहा हूँ, तो मैं तेरा नाम लिख रहा हूँ तो ठीक है। 7-1 है, देख 7-1 है, क्या कह रहा है कि भाई कोई सर्विस है क्या, सर्विस मतलब एनीथिंग। ठीक है, तेरा नाम लिखना सर्विस है, ओके। मेड और अग्री टू बी मेड, यस, कंसिडरेशन डोनेशन है, बट क्या इसमें मैं तेरा कोई बिजनेस प्रमोट कर रहा हूँ क्या? सिर्फ आकाश नाम लिख रहा हूँ, दादाजी दादी जी का नाम लिख रहा हूँ, या पापा मम्मी का नाम लिख रहा हूँ, बेटे का नाम लिख रहा हूँ। तो इन सिंपल वर्ड इसमें प्रमोशन और मार्केटिंग नहीं है, तो इसलिए वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, ओके। क्योंकि तो यहाँ पे ये क्लियर है सर्क्यूलर का कि तेरे कोई फर्म का नाम लिख दिया, कोई बिजनेस का नाम लिख दिया, तो ही वो सप्लाई बोला जाएगा। ठीक है आकाश। यस सर। हम्म। थैंक यू। सर ये डाउट जो है ना, मैंने आपके ऐप में पोस्ट किया था, पर उससे कोई रिप्लाई क्यों नहीं आता? लाइक 3 दिन हो गए, मैंने वो आप भी स्मार्ट ऐप नहीं, पे मोस्टली वो। ऐसा हो जाएगा कि सैटरडे तो हमारी टीम एक इंटर के जिसके पास डाउट है वो 2 दिन से छुट्टी पे है, तो अभी हुआ होगा। पर मोस्टली सैटरडे संडे मैं देखता हूँ दूसरा अरेंजमेंट, पर वो टीम को छुट्टी रहती है, कि उसकी बेबी है छोटी सी, तो वो आ जाएगा। लेकिन आपको डाउट, डोंट वरी। ठीक है सर, गुड थैंक यू। इवनिंग सर। हम्म। सर मुझे ये पूछना था कि जो सर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था ना, तो सर उसमें आपने जो चार्ट बनवाया था, तो यूनियन लिस्ट में आपने सेंट्रल सेल टैक्स लिखवाया था एक नीचे लास्ट में। एंड सर जो आगे जाके जो हमने पढ़ा था कि जो टैक्सेस होते हैं वो जीएसटी में सब्स्यूम्ड हो जाते हैं, तो सर वहां पे तो जो सेंट्रल सेल टैक्स था वो स्टेट लिस्ट में आया था।
तो सर वो इसलिए आया था क्योंकि जो सेंट्रल सेल टैक्स का जो लॉ होता है वो सेंट्रल बनाता है, एंड रेवेन्यू एज अ स्टेट मतलब करेक्ट स्टेट करेक्ट को करेक्ट मिलता है। करेक्ट, स्टेट को मिलता है वो। तो सर इसलिए वो स्टेट लिस्ट में आया था। नहीं, वो मैंने अरेंज करके दी होगी, है वो सेंट्रल लिस्ट में ही, पर मैंने रेवेन्यू की वजह से वहां लिख के दिया होगा कि भाई ये भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पैसा डाल दिया जीएसटी में। हाँ तो सर ये वाला टैक्स तो सब्स्यूम्ड हो गया है ना जीएसटी में। हाँ, टैक्स अब अभी सीएसटी नहीं लगता, सीएसटी अब उस पे ही लगता है जो टोबैको टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए या हाँ वो सात सात उन पे। हाँ बस उस पे लगता है, ओके सर, थैंक यू सर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एक्सक्यूज मी सर सर। नाम बताओ, पहले पहले नाम गुड बताओ। इवनिंग सर, माई सेल्फ प्राची। यस प्राची, गो अहेड। सर एक बार आप सीबीएसई वाली सिनेमा हॉल वाली, वो सीबीआईसी वाली सिनेमा हॉल वाली क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेन कर दो दोबारा। यस प्राची, ठीक है, एक मल्टीप्लेक्स है, तुम मूवी देखने गए, ठीक है, मूवी का थिएटर यहाँ पे है, ये सब चेयर लगी है, ये मूवी का यहाँ पे प्रोजेक्शन है, आप जो है मूवी देख रहे हो, फिर इंटरवल हो गया, इंटरवल में यहाँ मूवी के बाहर जो है यार उनका फूड कैंटीन है, और ये फूड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जब आप खरीदने गए तो आपने मैं आप ही बताओ, आपने टिकट के साथ खरीदा या फिर आप अलग से खरीद रहे? अलग से लिया है। अलग से लिया ना आपने, मतलब टिकट तो अलग से लिया, तो वो फूड वाली सर्विस यानी रेस्टोरेंट कैटरिंग में जाएगा, और उसका जीएसटी अकॉर्डिंगली आएगा, जो भी रेस्टोरेंट कैटरिंग को 5% है उस पर लगेगा। लेकिन आपने कभी मूवी टिकट कौन से ऐप से बुक करते हो आप? बुक माई शो। बुक माई शो, ओके। अब बुक माई शो से आपने मूवी टिकट बुक की, और आपने टिकट के साथ साथ आपने फूड भी बुक कर दिया, भाई पॉपकॉर्न बुक कर दिए, साथ ही बुक कर दिया। बुक माई शो ने आपको ऑफर दिया, आपने ऑफर दिया कि भाई आप साथ में बुक करोगे तो ये थोड़ा कम लगेगा, पॉपकॉर्न होगा, कोई फूड होगा, कोई, आपने बुक कर दिया। जब साथ में बुक किया तो क्या लिखा है मैंने, अगर साथ में बुक किया तो आप पढ़ के बताओ, कोई बताएगा मेरे को क्या लिखा है बुक में? उस सिनेमा हॉल वाला पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 79। 79 पे पढ़ो, बताओ क्या है। If cinema tickets and foods are bundled and qualify as a composite supply, the GST rate applicable to cinema exhibition service will be हाँ, सिनेमा implied. एग्जीबिशन मतलब टिकट। तो देखो, सिनेमा एग्जीबिशन मतलब जो सिनेमा आप देखने जा रहे हो उस पर 18% रेट है, और फूड पे 5% है। लेकिन ये बंडल कंपोजिट हो जाएगा, और पूरे बंडल पे वैसे तो टिकट 400 रुपये की थी, फूड 100 रुपये का था, ओके, 500 रुपये। तो ये 500 रुपये पे जो टिकट का रेट है, 5% नहीं, ये 18% से जीएसटी आ जाएगा, वो कंपोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अलग से फूड जब खरीदोगे तो 5% का ही जीएसटी लगेगा। ओके सर। ठीक है। हेलो सर सर। एक बार ही आंसर की बताओगे कि लेंथ कैसे करने की, अगर 8 मार्क्स का है या 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग में कितनी लेंथ नहीं, होनी अभी चाहिए। वो मैं बताऊंगा बेटा, धीरे धीरे आगे। अभी जितना क्वेश्चन से सॉल्व करना है वो पहले वो प्रैक्टिस करो, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हम्म, हेलो सर। नाम? हाजिरा मैम। तो सर मुझे ना चैप्टर 3 कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में से डाउट था। क्या नाम है क्वेश्चन बेटा? नंबर। हज हाजिरा। रामा? यस सर। हाँ बोलो बेटा। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में से डाउट है। हम्म। क्वेश्चन नंबर P37 क्वेश्चन नंबर? आपके उसके कंसेप्ट बुक P37। अच्छा, जो स्टडी मैट दिया है आपको, 330? 37। 37, हाँ बोलो। तो उसमें ऑक्यूपेंसी ऑफ शॉप और सर्टिफिकेट ना, जो अर्लियर हो उस पर सप्लाई नहीं लगेगा ना। ऑक्यूपेंसी ऑफ शॉप? एंड रिसीव फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन 15 दिया है। हाँ। तो विच एवर इज अर्लियर में जीएसटी नहीं लगेगा। चैप्टर कौन सा है बेटा? कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्या? हाँ P37। P37? सर पेज 76। नहीं ना, मेरे पास अभी बुक नहीं है, कहाँ सर रख ये दी? क्वेश्चन है कि वो मतलब जो उसमें एक दूसरा कंडीशन है ना कि वो फर्स्ट ऑक्यूपेशन कर सकता है आफ्टर इट्स फर्स्ट हाँ, ऑक्यूपेशन कंप्लीशन कंप्लीशन से। सर्टिफिकेट, हाँ। हाँ वो वाला डाउट है। वो वाला डाउट है, हाँ, तो पूछो बेटा क्या है। तो फिर कौन सी डेट विच एवर अर्लियर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा ना। नहीं नहीं नहीं, उसका ऐसा पढ़ो, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको कह दूं कि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट इंटर लेवल पे जितना पढ़ा है उतना वो डिटेल में फाइनल लेवल पे आता है, लेकिन ठीक है। अब आपका, आप तो वो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से के ज़्यादा कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे ही ध्यान दो।
वो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी वाला क्वेश्चन तो आपको आएगा ही नहीं, कंफर्म। कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे ध्यान दो वहां पे। अगर कस्टमर ने पैसा बिल्डर को इसके पहले 1 रुपया भी दिया, 1 रुपया भी दिया, तो जीएसटी, मतलब 80 लाख का फ्लैट है, 1 रुपया भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले दिया, और बाकी 79 लैक्स 99,000, ओके, वो या 7,999 ये बाद में दिया, ओके, तो 1 रुपया भी पहले दे दिया तो ये सर्विस मान ली जाएगी और जीएसटी आ जाएगा, और जीएसटी टोटल टोटल अमाउंट पे आ जाएगा, दैट इज 80,000, 80K पे जीएसटी आ जाएगा। ओके, तो इन सिंपल वर्ड, पूरा पैसा अगर वो फुल कंसिडरेशन अगर बाद में देता है तो ही जीएसटी नहीं आएगा, अगर उसके पहले अगर 1 रुपया भी दे दिया तो जीएसटी आ जाएगा। ठीक है। सॉरी सर, आई एम इंटरप्टिंग यू, बट अगर जैसे इस केस में अगर कुछ पैसे डीलर को हमने दे दिए और बाकी लोन हो गया उस केस में। डीलर नहीं, बिल्डर। बिल्डर, सॉरी। नहीं नहीं, दे दिया ना 1 रुपया भी, मैंने तो बोल दिया ना, 1 रुपया भी दे दिया, बात खत्म। तो हमने 1 रुपया भी सपोज टू दे दिया, उसके बाद जो हम आफ्टर दैट पेमेंट जो है हमारी, वो हमारी लोन है। कुछ भी हो, ओके। तुम कहीं से भी लाओ, ओके। इट्स अ सर्विस, एंड ऑन टोटल वैल्यू ऑफ फ्लैट, टोटल वैल्यू ऑफ शॉप, टोटल ओके। वैल्यू ऑफ कमर्शियल प्लेस जीएसटी आ जाता ओके, है। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा एग्जम्प्ट होता है, जैसे बेसिकली एग्जम्प्ट नहीं नहीं, वो हमारा तुम्हारा होता है। ट्रांजेक्शन बैंक के साथ है, बिल्डर बोलेगा मेरे को क्या लेना देना, तू पैसा दे, बैंक दे, तेरा मेरा ट्रांजेक्शन पे जीएसटी कितना है, तो मेरे फ्लैट की वैल्यू। ओके, थैंक यू। सर फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर, इसमें ए पार्ट में ऑक्यूपेंसी ऑफ शॉप रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें क्या आएगा आंसर? ऑक्यूपेंसी रिलेटेड क्वेश्चन बेटा, वो क्वेश्चन मैंने लिया है, पर मैं आपको ये कहूंगा कि वो इग्नोर कर दो। ओके, वो इग्नोर कर दो। ओके, वो नहीं आएगा ऑक्यूपेंसी रिलेटेड, आपको आएगा तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बेस पर ही आएगा। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ। हेलो सर। हेलो बेटा। हेलो सर, माई सेल्फ इशिका। सर, बोलो संडे इसी। वाले टेस्ट के सॉल्यूशंस कब मिल जाएंगे? अच्छा, सॉल्यूशन नहीं डाले? मिल गई नहीं सर। सर। सर डाले हैं। सर डाला है, डाले हैं, डाला आप है। जाइए सर। नहीं आ सर। जाइए। गुड इवनिंग सर। हम्म। गुड। मैं सर पीयूष सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप बोलते हो कि हर क्वेश्चन की चिट बनानी होती है, कि मतलब कुछ लिमिटेड क्वेश्चन की बनाए हैं चिट, जैसे आप बनाते हैं? नहीं नहीं, क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। सर मेरा तो क्वेश्चन, जैसे आप जो हर पर्टिकुलर क्वेश्चन की वो चिट बनाते हो ना, साइड में पेस्ट करते हो। समरी समरी समरी, हाँ। हाँ सर, तो मतलब कि वो हर क्वेश्चन की बनाए क्या? नहीं नहीं, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है उसकी। सर मतलब जैसे अब लास्ट डे के रिवीजन में, मतलब जो आपने चार्ट बुक दिया, बस उसको फुल रिवीजन कर जाए, वो सफिशिएंट है हमारे लिए। सफिशिएंट, वो और क्वेश्चन है, दैट्स इनफ। हाँ सर, थैंक यू सर। हम्म। गुड सर इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर मेनली रिवीजन के समय हम लोग को क्या करना चाहिए? चार्ट आपका बुक एंड चार्ट क्वेश्चन बुक। है। सर सर आपका रिवीजन लेक्चर नहीं देखना चाहिए जो यूट्यूब पर है? टाइम मिले तो जरूर। सर सर आप जो क्लास में चार्ट बनवाते हैं, अगर वो सीधे कॉपी में लिख रहे हैं तो वो बेटर होगा, या फिर आपकी चार्ट बुक से रिवीजन करना? नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुम मेरे चार्ट से जो मैं लिखवा रहा हूँ उस पर अभी ध्यान दो, फिर धीरे धीरे चार्ट बुक में खुद ही आ जाओगे। सर ये आप क्या बोलते हैं सर, ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या ये थ्योरी का ही पार्ट है? मतलब आपने जैसे अभी बोला था कि 3 to 5 मार्क्स ही सिर्फ थ्योरी आते हैं, बाकी सब प्रैक्टिकल सम्स ही आते हैं। नहीं, केस स्टडी बेस एक जो है, प्रैक्टिकल सम जो है 35 में से 20-25 मार्क्स का आता है। एक 5 मार्क की केस स्टडी आती है और 5 मार्क का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है। यानी कि सिर्फ, यानी इतना, मतलब जो भी केस स्टडीज यहाँ पे ये सब पढ़ के जाएंगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा केस स्टडी रिलेटेड, ज्यादातर प्रैक्टिकल सम से होंगे। इतना बेटा तू पढ़ एग्जाम के लिए नहीं रहा है, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तेरे को हेल्प करते हैं रिमार्क्स लिखने के लिए। जीएसटी में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे कैलकुलेशन पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, मतलब ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, रिमार्क पे मार्क्स मिलते हैं। तो जब अगर रिमार्क्स आते हैं ना तो ये तेरे को हेल्प करता है। अब तेरा डर क्या है कि सर वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ना मेरे को खुद लिखते नहीं आ रहा है, तो मैं तेरे को यही बोलूंगा कि मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, 30-40 क्वेश्चन होने दे, फिर लिखते आ जाएगा तेरे को। ओके सर, थैंक यू। हम्म। हेलो। एक हेलो सर। हम्म। हेलो। हाँ बोलो ना बेटा। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक डाउट था जीटीए के रिलेटेड। हम्म। जैसे कि हमने एक सप्लायर ने सर्विस ली जीटीए की, हम्म। बायर तक माल पहुंचाने के लिए। हम्म। तो उसमें जैसे कि आपने बताया कि ये रिवर्स चार्ज लगता है जीटीए सर्विस सर्विस में। अब एक तो मिनट, हाँ 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 बोलो। तो सोल प्रोप्राइटर को भी अपने जीएसटी फिर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसमें कंपलसरी?
पहली बात तो रिवर्स चार्ज कब लगेगा? जब वो नोटिफाइड कैटेगरी में आएगा। अगर नोटिफाइड कैटेगरी में आएगा मतलब क्या? क्या उस प्रोप्राइटर की फैक्ट्री है या यस उस सर। हाँ, नो सर, नथिंग नथिंग। फैक्ट्री नहीं है तो फिर तो वो नोटिफाइड में क्या आता है? कैप फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉरपोरेट है, या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, या पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, एओपी है। ओके, अगर वो इसमें आता है तो ही उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसमें नहीं आता है तो सेकंड पार्ट में चले जाएगा कि भाई वो अनरजिस्टर्ड हो गया, वहाँ एग्जाम्पशन ही मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हम्म। सर एक क्वेश्चन है, 16 सेक्शन 16(2)(a) में जो हमारा रूल नंबर 36(2) है बाप रे, उसमें। आईटीसी में कहाँ तक पहुंच गया आप? सॉरी आप रेगुलर बैच से हो कि ईओ बैच से हो? सर, मैं रेगुलर बैच से हूँ। तो सेक्शन 16। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं May 25 के एग्जाम दे रही हूँ, तो मैंने क्लासेस ले ली हैं। आई एम जस्ट हाँ 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 वांट भाई, टू हाँ 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 हाँ। सोल्व माय डाउट्स, तो दैट्स मैं इट। एकदम आईटीसी में एकदम डर गया। सॉरी जी। हाँ एक्चुअली डाउट ये था कि जैसे रूल 36(2) है हमारा, उसमें हमारा जो सेकंड पॉइंट है डिस्क्रिप्शन वाला। हाँ। डिस्क्रिप्शन, जब हम आईटी जीएसटी फाइल करते हैं, डिस्क्रिप्शन गुड्स का कहीं वैसे मेंशन होता है? मेरे ख्याल से नहीं होता है होता ना, मोबाइल दिया, मोबाइल में तुमने मोबाइल बेच रहे हो है जी। तो वो लिखा जाता है मोबाइल, ओके टैब, आईपैड। जी। ओके। ओके, सपोज टू कि हमारी अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग में आई डोंट नो, सम मे बी सम रीजंस वो चेंज हो जाए, तो इन फ्यूचर क्या उस पे कुछ डाउट्स मतलब हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? एचएसएन बदल जाए ऐसा? नहीं, अगर एचएसएन भी हमारा सेम है, जस्ट आइटम का नेम चेंज हो जाए। नहीं नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं, एचएसएन ये नहीं एचएसएन बेसिकली मैटर करता है। मैटर करता है। ओके, थैंक यू सो हम्म। मच। हेलो सर, हम्म। दिस इज अभिनव कुमार। सर सर May 25 के लिए कोई अमेंडमेंट लेक्चर देखने होंगे? हाँ हाँ, तूने एग्जाम कब दिया? सर May 25 में देना है सर। अच्छा अच्छा। मैं वो अमेंडमेंट लेक्चर में जितना बोलूंगा उतना ही देख लें, पर मैं तेरे को अभी ना पहली बात बोलता हूँ, ये जितनी भी अमेंडमेंट्स मैं पूरी कवर करने वाला हूँ May 25 के हमारे इसमें। अब ये जो अमेंडमेंट्स मैं अपने रेगुलर में कवर करूँगा, ये बहुत अलग अलग जगह है। और ये अलग अलग जगह होने की वजह से अभी तो समझ जाएगी, पर रिवाइज करने में फोकस नहीं होगा। इसलिए 3 साढ़े 3 घंटे का मेरा सेशन आता है अमेंडमेंट्स, वो देख लो तो तुम अमेंडमेंट्स पे स्पेशली फोकस करोगे कि हाँ, ये सर ने अभी पढ़ा दिया, स्पीड में देख लेना। ओके, पर सर मैं देख। मतलब ये आपके लेक्चर सर मैं ऑलरेडी ले रहा था, मतलब सब मैं रिकॉर्डेड वाले देख रहा हूँ ऑलरेडी। हाँ, तो तो उसमें इसके कवर। बाद भी अमेंडमेंट्स तो हम कवर कर लेंगे, पर उसके बाद कभी कोई टाइम मिले 2 ढाई घंटा तो स्पीड में एक बार देख लो, सारी अमेंडमेंट्स एक साथ फटाफट हो जाएगी। ओके सर। लाइक सर मतलब ऑलमोस्ट सारे अमेंडमेंट तो सर इन्हीं लेक्चर में हो ही जाएंगे ना, मतलब जो हाँ, आप। इनमें हो ही जाएंगे। और ओके, कुछ इंपॉर्टेंट है तो मेरे वीडियो आते ही रहेंगे उसके ऊपर। स्टे ट्यून विथ वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके सर। अच्छा। ठीक है। और हेलो सर, हाँ। पंकज जी। सर मुझे पैरा 2, शेड्यूल 2 पैरा 2 में डाउट था। सपोज हम्म। मेरे एक लैंड है और वो मैंने लीज पे दी, तो मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जीएसटी सप्लाई कैसे होगा वो, जीएसटी कैसे आएगा? अगर 20 लाख के ऊपर होगा तो करना ही पड़ेगा। अगर रेंट साल का 20 लाख के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। सर अगर नहीं किया मैंने, क्या कर लेगी गवर्नमेंट? फ्रॉड करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। अच्छा, तो मतलब 20 लाख के ऊपर का बिलिंग या जो भी हो गया वो हाँ, तो जीएसटी का करना ही रजिस्ट्रेशन पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। और सर पैरा 5 में हम अगर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, इंजीनियर से हमने कंस्ट्रक्शन करवाया, सपोज वो प्रैक्टिस नहीं करता लेकिन मेरे लिए खास उसने मेरे पहचान का है तो उसने मेरे लिए कर दिया, तो उसको जीएसटी का बिल देना पड़ेगा या नहीं देना कॉन्ट्रैक्टर पड़ेगा? ने हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट। करवाया। हाँ, हाँ, 20 लाख के ऊपर होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसको भी देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेके फिर करना पड़ेगा। हम्म। ओके, हम्म। थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मुझको आज के टेस्ट की एक पॉइंट में डाउट था। बोलो। सर बोलता हूँ, अभी पढ़ता हूँ, टेस्ट खोलता हूँ। सर ये एमसीक्यू थर्ड है, एमसीक्यू थर्ड का ऑप्शन डी, हम्म। उसमें लिखा है मिस्टर ए बाय चॉकलेट जूस एंड बिस्किट फ्रॉम अ शॉप, ऑल आइटम हैव डिफरेंट प्राइसेस, चॉकलेट जूस एंड बिस्किट आर अ मिक्स्ड सप्लाई। करेक्ट। सर मगर जो सॉल्यूशन आया उसके अंदर ये है नहीं। है नहीं मतलब? वो गलत है सर, टेस्ट का सॉल्यूशन आया उसमें। क्या है उसमें?
उसमें ऑप्शन बी बता रहा है। डी में क्या लिखा हुआ है? सर इसके अंदर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो चौथा डी वाला ऑप्शन में क्या लिखा है? डी ऑप्शन में लिखा है मिस्टर ए बाय चॉकलेट जूस एंड बिस्किट फ्रॉम अ शॉप, ऑल आइटम हैव डिफरेंट प्राइसेस, हाँ चॉकलेट जूस एंड बिस्किट आर अ मिक्स्ड सप्लाई। हाँ सर करेक्ट है ना वैसे ये? हाँ, ये तो मिक्स अप्लाई करेक्ट है वो। हाँ इट्स ठीक है मिक्स सर। अप्लाई। सर वो ऑप्शन में गलत आंसर दिया था, बी दिया था इसका सॉल्यूशन। बी में क्या लिखा हुआ है? बी में ना, जो बी में लिखा है कि सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट करेक्ट है। अच्छा, सेकंड और थर्ड पॉइंट करेक्ट है, बट डी भी करेक्ट है उसके साथ साथ सर। से पूरा 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 पढ़, सारे पॉइंट्स पढ़, क्या है? सर पॉइंट नंबर फर्स्ट, मिस्टर ए बाय अ कार and purchase warranty and maintain of the car by paying nominal amount. Car warranty and maintain her a mixed supply. Second point, Mr. A buy a car and purchase warranty and maintain of the car by paying nominal amount. Car warranty and maintenance her are the composite supply. Point number third, Mr. A buy a microwave oven and some utensils for use of microwave oven. Both microwave oven and utensil are sold at the single price. Microwave oven and utensil are a mixed supply. ठीक है, Point मैं four. देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है इसका। सर लेकिन जो फोर्थ है सर उसमें तो इसका लिखा है सिक्स डिफरेंट वाला प्राइजेस, लेकिन आना तो सिंगल प्राइस चाहिए ना, तो वो तो सही है, आंसर तो सही लिखा है आंसर की में। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको, मैं कल इसका आंसर देता हूँ ग्रुप में। सर एक बार सिक्स वाले आंसर आंसर की भी में बता सही देना। है, जैसे जैसे उन्होंने बोला ना कि फोर्थ पॉइंट आना चाहिए, फोर्थ पॉइंट में तो लिखा है कि डिफरेंट प्राइजेस हैं बट लेकिन मिक्स सप्लाई है, लेकिन वो तो गलत है ना, सिंगल प्राइस होगा तभी आएगा वो आंसर में। हाँ, मैं थोड़ा मैं एक मिनट मैं देख लेता हूँ पेपर को, कल मैं इसका आंसर देता हूँ। तू सही बोल रही है कि मिक्स सप्लाई तभी बोला जाएगा जब सिंगल अब प्राइस पे हो। सिंगल प्राइस होगा। हम्म यस सर, आंसर की में सही है। हम्म। अच्छा, डी में डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्राइस बोला है क्या? यस सर, डिफरेंट प्राइजेस बोले हैं नहीं बिस्किट्स नहीं नहीं, के फिर और वो मिक्स में नहीं आएगा, फिर वो वो। तो मिक्स नहीं है ना, हाँ, नहीं नहीं तभी आएगा। करके। मिक्स के लिए सिंगल यस प्राइस चाहिए। यस इसमें सर। ये क्लियर नहीं है कि सारे, उसमें ये लिखा है कि ऑल आइटम आर डिफरेंट प्राइस, हर नहीं तो फिर आइटम का अलग नहीं अलग नहीं, प्राइस है। डिफरेंट लिखा है मतलब सेपरेट प्राइस है, सिंगल नहीं है। तो इसमें ये नहीं लिखा ना कि शॉपकीपर ने इतना ही प्राइस एक इकट्ठा सिंगल अलग अलग नहीं, दिया है डिफरेंट सबका। ऑल आइटम्स आर डिफरेंट प्राइस में आ गया कि वो अलग अलग प्राइस पे दिए। ओके तो मिक्स सप्लाई नहीं, नहीं वो होगा ना मिक्स तो नहीं मिक्स होगा, सप्लाई। फिर मिक्स सप्लाई होने के लिए सिंगल प्राइस चाहिए। ओके सर। हाँ ठीक है, और बताओ। सर एमसीक्यू सिक्स्थ वाला एक बार आप बता देना, मुझे उसमें कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। ठीक है, मैं एमसीक्यू, अच्छा मैक्सिमम स्टूडेंट को एमसीक्यू में कंफ्यूजन है क्या, तो मैं कल उत्तर रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। ओके सर। ठीक है। हाँ 7(1)(c) में जो पैरा 1 है उसको एक बार आप न्यूमेरिकल से समझा देंगे? पैरा पैरा 1, शेड्यूल 1 का पैरा 1। एक्चुअली बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर कोई सप्लायर है तो वो कितना टैक्स लायबिलिटी होगा उसका, अगर विदाउट। हाँ, तो कैलकुलेशन बोल रही क्या? यस सर, हाँ, कैलकुलेशन से थोड़ा कंफ्यूजन। कैलकुलेशन बोल, अच्छा 2 मिनट। अगर किसी ने कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर का आईटीसी लिया, 10,000 का कंप्यूटर खरीदा और उस पर जीएसटी था, समझ लो 1800, और ये 1800 का वो आईटीसी ले चुका था। ठीक है, अब ये कंप्यूटर उसने फ्री दे दिया, तो ये कंप्यूटर जो फ्री दिया जिसका आईटीसी उसने लिया था, तो ये सप्लाई माना जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू निकालते वक्त ओके अप्लाई किया जाता है रूल 30, जो आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल में आता है। तो इसकी वैल्यू रूल के हिसाब से जो भी फाइनल होगी, अब मैं बताऊंगा पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि इंटर को अप्लीकेबल नहीं है, पर मैं बताऊंगा। ठीक है, रूल 30 कहता है कि जो तुमने प्राइस पे खरीदा था 10,000, जो 10,000 प्राइस पे खरीदा था, इसका 110% वैल्यू लेना चाहिए आपने। तो आपने, या ओपन मार्केट वैल्यू, तो 110% यानी 11,000 वैल्यू, या आज की मार्केट वैल्यू, आज की मार्केट वैल्यू जो भी होगा, समझ लो वो ओके 12,000 है, 12,000 5,000 होगी, तो विच एवर इज बेनिफिशियल टू यू वो वैल्यू लेना चाहिए। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट फाइनल लेवल पे आता है। ओके, पर इसका तेरा क्वेश्चन सिर्फ ये कि सर वैल्यू कैसे निकालना, तो वैल्यू आपको एग्जाम में दे दी रहेगी, वही ले लो। इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे रूल लगाने पड़ते हैं, तो हम फाइनल पे वो देखेंगे। इंटर लेवल पे आपको बुक में वैल्यू दी रहेगी, उसकी क्वेश्चन में दी रहेगी। सर तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें से हमारा आईटीसी लेस करके उतना सप्लायर की नहीं 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 नहीं, आईटीसी तो तूने ये कंप्यूटर खरीदा था, समझ लो
ओके, तूने जो समझ, एक कोई भी वैल्यू ले ले, चल ये रूल में जा मत, एक कोई भी वैल्यू फिक्स करते हैं हम, ठीक है। अब देख बेटा, अ, थोड़ा धीरे धीरे जब जीएसटी आगे बढ़ेगा तो ये मैच्योरिटी बढ़ेगी। 1 to 1 कोरिलेशन आईटीसी में नहीं होता है, शायद मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया ना, 1 to 1 कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी। याद है आपको? यस सर। तो ये किसका क्वेश्चन है? सर याद तो नहीं आ रहा अभी। अरे वो पढ़ाया था ना कि एक किराना शॉप है, तुमने पूरे मंथ में, या इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ये हाँ सर, खरीदा है, टोटल टोटल आईटीसी तो बोलता है। टोटल आईटीसी माइनस टोटल और बैलेंस होगा तो कैरी फॉरवर्ड पढ़ाया था ना मैंने। हाँ हाँ। तो तुमने हो सकता है ये कंप्यूटर 2 साल पहले खरीदा हो, उसका आईटीसी तभी ले लिया आपने, यूज कर लिया हो। तो ओके। आज आज समझ लो 2 साल पहले, ओके, ये होगा अक्टूबर 22 में खरीदा था, बेचा तुमने अभी, ओके, यहाँ पे Feb 25 में, तो जिसका आईटीसी लिया हुआ था, अब तब का आईटीसी तो यूज भी हो गया होगा। तो Feb 25 में इसका समझ लो वैल्यू है 15,000 रुपये। तो Feb 25 में जब आप फ्री दे रहे हो, बेचा नहीं, अगर आप फ्री दे रहे हो और 15,000 वैल्यू है, तो इसके ऊपर जीएसटी निकालना पड़ेगा 18% से। निकालो 18%, 15,000 का कितना होता है? 2700। 2,700। तो यस सर। इसमें आईटीसी मिलेगा, पर जो तुमने इनपुट फेब में खरीदे थे, अब वो तो पुराना हो गया। 1 to 1 कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी। कोई इनपुट तुमने फेब में खरीदे थे जिसका आईटीसी होगा, तो वो इसमें यूज कर सकते हो। यानी फेब मंथ की परचेसेस के आईटीसी आप फेब मंथ के आउटपुट टैक्स से यूज कर सकते हो। ओके सर, तो कंफ्यूज ना होके सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन है एंड ट्रांसफर हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई होगा, उस पर जीएसटी लगेगा। हाँ, और जो मंथ में वो सप्लाई हो रहा है उस मंथ के इनपुट आईटीसी टैक्स होगा। क्रेडिट से हाँ, हम। क्रेडिट हो गए तो उस मंथ के यूज करो। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, चलो। हम्म। सर मेरा हाफ सिलेबस हो गया है, और अटेम कौन सा है, सितंबर। तो क्या मैं दोनों ग्रुप के लिए अपीयर्ड हो सकते हैं? हाँ बेटा, सफिशिएंट टाइम है, दोनों ग्रुप के लिए अपीयर्ड हो सकते हो। सितंबर है, मतलब तुम्हारा 3 महीने पहले दोनों ग्रुप का क्लास के साथ क्लास होकर एक बार रीडिंग हो जाता है। अगर 3 महीने तक, अनन्या, 3 महीने तक अगर आपका, 3 महीने पहले एग्जाम के, यानी जून जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, नहीं सॉरी, जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर में ना, तो जून, 15 जून या जून के फर्स्ट वीक में क्लासेस के साथ अगर दोनों ग्रुप हो जाते हैं, तो यस डेफिनेटली दोनों ग्रुप के लिए आप जा सकते हो। ओके, एटलीस्ट 3 महीना या 2.5 महीने पहले दोनों ग्रुप हो जाने चाहिए तुम्हारे क्लासेस, ठीक है। हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। बोलो बेटा। सर जीनी बुक का वो कहाँ से मिलेगा, कोड स्कैनर था? अच्छा, वो क्यूआर कोड में ही अपडेट होगा, मैं अपडेट करवाता हूँ, मैं 1 मिनट अभी मैसेज डाल देता हूँ जीनी बुक का। सर वो अर्जुन। जो क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चंस आपने कराए थे ना पार्ट बी में, हम्म। सर वो उसमें मतलब कि वीडियोस जो थी मतलब कि कट करके डाली हुई थी, तो ऐसे थोड़ा हुआ नहीं, मतलब समझ सा नहीं आया बीच बीच में ना। मतलब सर जैसे मतलब वो वीडियो, क्वेश्चन है, डिस्कशन क्वेश्चन वाइज डाला है ना बेटा, मैंने क्वेश्चन रिकॉर्ड करके। सर बीच बीच में से जैसे नहीं था ना, कौन सा एक लेक्चर? क्वेश्चन था सर, उसके बाद 14 बी में सर बीच में कभी एक क्वेश्चन था, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे था। हाँ, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, सीक्वेंस में नहीं करवाया, और सर इसके आगे भी चलो वैसा वो, ही आएगा। ये सर इंपॉर्टेंट। वो तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन सर एक एक क्वेश्चन बीच में ऐसा आया था, एक तो वो डेल ग्रेडर वाला था, हम्म। वो तो हमारा चलो अभी टॉपिक नहीं हुआ तो तभी समझ नहीं आया अभी तक तो। अच्छा, वो आगे आ जाएगा समझ में। ओके सर। डोंट वरी, वो आगे आ जाएगा। मतलब वो मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हम्म। हेलो सर। हम्म। सर दिस इज अभिनव अगेन सर। ये सब भी ना। सर मेरा एक्चुअली एक डाउट है सर, मैं May 25 अटेम्प्ट सर प्लान कर रहा हूँ, बट सर मुझे ये समझ आ रहा है कि बोथ ग्रुप दूं कि नहीं सर। एक्चुअली मैंने लास्ट अटेम्प्ट सर September 24 दिया था सर, मैंने ग्रुप 2 दिया था और वो मेरा अनसक्सेसफुल रहा था। और अभी मेरी क्या कहते हैं जीएसटी की क्लासेस बाकी हैं और अकाउंट्स की लाइक 30% बाकी हैं। तो सर मतलब बोथ ग्रुप देना चाहिए एक कि वन ग्रुप ओनली? ग्रुप 2 की कोई क्लासेस ही नहीं हुई ना अभी तक? सर ग्रुप 2 मैंने सर September 24 में दिया था। अच्छा, फिर दोनों ग्रुप। ओके सर, क्योंकि हम्म। सर मैं बस जीएसटी बचा और सर हाँ, फिर अकाउंट। दोनों ग्रुप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ रुकते हैं।
आज का सेशन यहीं रोकते हैं, पर नेक्स्ट संडे सेशन होगा। कल कुछ इमरजेंसी की वजह से मैं मेरी टीम को बोलना भूल गया, और मैं भी बोलना रह गया, मेरा ग्रुप में मैसेज डालना रह गया कि ये जो है सेशन आज रहेगा। पर यहाँ आज रुकते हैं। आपके जो भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं वो डाउट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। मैं अपना जो टेस्ट पेपर हुआ उसका एमसीक्यू और कुछ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे तो मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, ठीक है? सर बिना गाना का ओके एंड सर। करोगे सेशन आप? हर बरा हर बरा क्लास में आ जाएगा ना गाना, क्लास में आ जाएगा, हर ठीक है? बरा सर। नहीं आ ओके। रहा सर, बहुत लेक्चर्स हो सर गए। स्टूडेंट भी कम है, हाँ सर स्टूडेंट भी कम आ है ही सर, नहीं रहा सर, मैं आज हो वेट जाएगा। कर रहा हूँ आपसे। हाँ सर हो जाए एक बार। नेक्स्ट टेस्ट में लेता हूँ हर बरे अभी। हर बरे। सर ये फिर आप अगले बार फिर नेक्स्ट डे बोलेंगे। लास्ट हाँ, सेशन में भी यही बोला पिछला था बार आपने भी सर actually। ऐसे ही बोले थे। अच्छा, कौन सा क्या हरभरे वाला गाना? हाँ यस सर, हाँ यस सर। यस हाँ सर। डाउट बता दो, हाँ बताइए। सर। हाँ हाँ हेलो हाँ, तो सब रेडी? सर, सर एक यस डाउट। सर। यस यस सर। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, एक डाउट था, कन्वेंस वाले में अरे डाउट यार था। बाद बाद में में पूछना, डाउट है। बाद निमिष में भाई बाद में, पूछना। निमिष भाई बाद में, ब्रो 2 मिनट का है, मैं तुम गाना एक हाँ मिनट बोल बाद बोल बोल में, निमिष बाद बोल, में निमिष भाई। बोल निमिष बोल। सर इसमें मतलब कन्वेंस में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब कब कन्वेंस पे हमें रिपे पर जो क्लैरिफिकेशन आई थी सीबीआईसी की रिपेस वाले पे हैं। नहीं उसमें दिक्कत क्या है, मेरे को क्वेश्चन बता। सर इसमें मतलब कि जैसे डीडीपी के, जैसे कोई हमारा ट्रक्स गया दूसरे डीडीपी पे, हम्म। उसके कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। यानी ट्रक पे नहीं आएगा, जो भी कन्वेंस में गुड्स जा रहा है। कन्वेंस मतलब क्या, जिसमें गुड्स जा रहा है उस पे नहीं आएगा। सर उसने उसने रिपेयर करवाया जब उस पे जीएसटी आएगा। हाँ, क्योंकि रिपेयर तो सर्विस हुई ना, कन्वेंस पे नहीं आएगा पर रिपेयर पे आएगा। ओके सर, सर आप गाना गा दो। चलो यस सर। तो चलो। स्टार्ट सर। हम्म, आपको सबको वाह वाह करना पड़ेगा मेरे साथ, हाँ? ओके सर, ओके ओके सर। सर। हर बर के झाड़ पे हर बर का दाना, बोलो वाह वाह। वाह 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 वाह। वाह वाह। ओके, थैंक यू यहाँ पे सर। अच्छे से पढ़ो। जीएसटी यस में सर। इनिशियल स्टेज पे अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो डोंट स्टक विथ एनीथिंग, आगे बढ़ने दो। जैसे जैसे जीएसटी आगे बढ़ेगा आपको मैं एश्योर करता हूँ कि जीएसटी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और पुराना रिवीजन चलने दो, और कि धीरे धीरे जीएसटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनते जाएगा। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये लॉ जैसा और इनकम टैक्स जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये बहुत ही है, बहुत ईजी लॉ, लेकिन ओके यहाँ पे समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको थोड़ा टाइम दो, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके चलो। ओके सर। ओके थैंक यू सर। सर। सर बाय धन्यवाद सर, टेक सर। केयर। बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 सर, सर। गुड नाइट, राधे राधे। राधे राधे, गुड नाइट बेटा।